हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पीछे वाले क्लास में हम लोग क्लास 9th का परमाणु अणु एवं आयन या फिर परमाणु अणु या संयोगिता बोलिए, इस चैप्टर का हम पहला वीडियो यानी पहला पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे परमाणु के बारे में कुछ पढ़े थे। परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से हुई, परमाणु शब्द का उपयोग पहले किसने किया, फिर परमाणु का नाम कैसे पड़ा, फिर उसके बाद परमाणु के बारे में विस्तृत जानकारी किसने दी, यानी जॉन डाल्टन। फिर जॉन डाल्टन ने 7 अवधारणाएं दी, यानी उन 7 अवधारणाओं को हम लोग पढ़े। अब उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन डाल्टन के अवधारणा यानी सिद्धांत जो दिए थे, 7 सिद्धांत, उसके कुछ गुण और कुछ दोष। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब कि भगवान तो हो ही सकता है, तो भगवान के अलावा हम बात करें इंसान की, तो वो पूरी तरह से मतलब कि 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार जो जॉन डाल्टन ने 7 सिद्धांत दी, तो उसके कुछ अच्छाई भी थे और कुछ बुराई भी थे। तो वही हम लोग देखने वाले हैं, कुछ उसके गुण भी देखने वाले हैं और कुछ दोष भी देखने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो जॉन डाल्टन ने कितने सिद्धांत दिए थे, 7 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन सिद्धांत दिए थे? पहला, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। उम्मीद करते हैं पीछे वाले क्लास को देख के नोट करके याद कर लिए होंगे। पहला क्या कहता, कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक। दूसरा वो क्या बोले थे कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इनको निर्माण या विनाश नहीं होता है। तीसरा तीसरा बोलते हैं किसी तत्व के सभी परमाणु समान आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुणों वाले होते हैं। इसके बाद चौथा क्या कहे थे? चौथा कहे थे कि किसी तत्व के परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार, द्रव्यमान और गुणों वाले होते हैं। पांचवा, यौगिकों में एक से अधिक तत्वों तत्वों के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। छठा क्या बोले थे? कि यौगिकों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु वो की संख्या सरल अनुपात, जैसे 1:2 हो गया, 2:3 हो गया, आदि में होते हैं। सातवां बोले थे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का विघटन यानी रिकंस्ट्रक्शन, संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, या पुनर्गठन मतलब रिफॉर्मेशन होता है। निर्माण या विनाश नहीं होता, यानी एक रूप से दूसरे में बदलता है, इसका निर्माण या विनाश हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस सबको हम डिटेल में पढ़े थे। फिर उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले इस क्लास में, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डाल्टन के गुण के दो सिद्धांत के दोष, गुण, और फिर परमाणु के बारे में डिटेल में। देखिए, आप अगर मेरा क्लास लाइन बाय लाइन देख रहे हैं तो विश्वास करिए कि आगे चल के आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो उतना आपको क्लियर नहीं चलेगा। जैसे मान के चलिए कि आपको कोई बीमारी है। अब कोई बीमारी है, अब एक बार आप इलाज करा ले, लेकिन पूरी तरह से इलाज नहीं करवाए, थोड़े बार थोड़ा इलाज करवा ले, फिर उसको छोड़ दिया। आपको जब सुविधा लगा तो छोड़ दिया, पैसा की वजह से या किसी वजह से आप छोड़ दिए। लेकिन वही आप आपको किसी प्रकार का बीमारी, लेकिन आप उसको जड़ से मिटा दिए, तो फिर कभी होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उसी प्रकार हम इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, यानी शुरू से लेकर विस्तृत रूप में डिटेल में पढ़ना है। हाँ, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, हम मान रहे हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर विश्वास करिए मेरा कि आपको किसी और चैनल या फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे आप चल के बहुत फायदा होने वाली है। ठीक है। तो हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण देखिए। पहला क्या है कि इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या क्या है? सही है कि इस सिद्धांत जब सात जो सिद्धांत दिए हैं डाल्टन साहब ने, तो क्या बोले थे कि इसकी सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या, यानी रासायनिक संयोग मतलब रासायनिक कॉम्बिनेशन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या फिर कैल्शियम में जब हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो चूना पत्थर बनता है। तो ये सब क्या है कि इसके बारे में ये विस्तृत जानकारी, व्याख्या की एक्सप्लेन में बताया कि हाँ ये ऐसे बनता है, ये ऐसे इस प्रकार से बनता है। ठीक। दूसरा, नोट कर लीजिएगा इसको। सर्वप्रथम डाल्टन ने तत्व के अंतिम कण को परमाणु कहा था। सबसे पहले किसने? सबसे पहले तो कनाद ने परमाणु कहा था, उसके बाद तो लूसीफस ने और डेमोक्रिटस ने परमा परमाणुकता यानी ऑटोमस कहा था। लेकिन सबसे प्रथम जो बोला जाता है कि डाल्टन साहब ने ही तत्व के अंतिम कण को परमाणु के, जैसे सोना हो गया, सोना का सबसे छोटा कण होगा उसको क्या कहेगा? परमाणु कहा था। ठीक है। और यौगिक के अंतिम कण को क्या कहा था? अणु कहा था। और इसमें अंतर में विभेद बताया था। क्या बताया था? अंतर में विभेद, यानी दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक।
ये दोनों पॉइंट हो गया, इसके गुण हो गया, नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं इसके दोष, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जो होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती है, चाहे जैसे हो, और खासकर इंसान। तो इंसान तो अच्छाई में भी बुराई निकाल देती है। भली बात है, आप लोग अभी धीरे धीरे समझ आइएगा कि क्या होती है, क्या बुराई होती है, और कैसे लोग बुराई निकालते हैं। तो डाल्टन के जो परमाणु सिद्धांत थे उसके कुछ दोष भी निकले। क्या क्या दोष थे? तो देखिए डाल्टन साहब ने क्या कहा था, याद रखिएगा। अगर आपको साथ याद नहीं है तो फिर हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो आपको कहाँ से डिस्कस करिए पता नहीं चलता, इसलिए हम कल ही मतलब पीछे वाले क्लास में बोल देते कि आपको सातों का साथ याद होना चाहिए। ठीक। तो डाल्टन ने पहले क्या कहा था कि डाल्टन के अनुसार परमाणु खंडित नहीं किया जा सकता, ये कहा था। कौन सा ये था? ये था दूसरा। दूसरा था, यानी मान्यता में, यानी डाल्टन की मान्यता का ये दूसरा था। तो खंडित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु को, जैसे देखिए ये परमाणु आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका परमाणु आपको दिख रहा है? ये गोल गोल लड्डू की तरह। ये किसका परमाणु आपको दिख रहा है? देखिए हम एक कलर का रंग दिए, चलिए ये रंग दिया गोल। तो ये आपको ये किसका परमाणु दिख रहा है? बहुत सारा परमाणु है इसमें, तो बहुत सारा परमाणु है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक परमाणु का। तो एक परमाणु में आपका किसका दिख रहा है? तो ये जो सोना का बिस्किट है, तो सोने का बिस्किट का आपको एक परमाणु दिख रहा है ना। तो डाल्टन साहब ने कहा था कि इसको हम और भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग और भागों में नहीं तोड़, लेकिन वास्तव में ये क्या हो गया, आगे चल के गलत हो गया। तो इस टॉमसन टॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, तो इसने परमाणु को और विभाजित कर दिया। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ये कि रदरफोर्ड कौन थे, टॉमसन कौन थे, चैडविक कौन थे, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे। तो ये जो परमाणु है, ये परमाणु को बोले थे कि इसे और भागों हम लोग नहीं बांट सकते, मतलब और विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसे छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सका। इसको, यानी ये जो लड्डू आपको हम रेड कलर का बनाया, तो इसको जब और भी देखा गया तो ये देखा गया कि परमाणु जो होते हैं खुद के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से विभाजित होते हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु हो गया पूरा गोल, आपको दिख रहा होगा, ये सोने का एक परमाणु है, ठीक। इसमें कितना प्रोटॉन है? 79 प्रोटॉन है। कितना न्यूट्रॉन है? 118 प्रोटॉन है। तो देखिए इसमें कितना प्रोटॉन है, ये बीच में प्रोटॉन होता है, साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पता तो चल गया कि परमाणु किनसे मिलके बने होते हैं, तो खुद के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर, यानी खुद के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से विभाजित होते हैं। तो ये मान्यता इसका क्या हो गया, गलत हो गया। ये मान्यता कौन थी? दूसरी मान्यता। ये समझ में आ गया होगा आपको, सोना का क्या होता है, परमाणु की संख्या 79 होती है। दूसरा, परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, ये सही नहीं है। जैसे क्या बोले थे कि जो भी मतलब तत्व होगा उसके सभी परमाणु समान द्रव्यमान होंगे। द्रव्यमान मतलब अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन का जितने भी परमाणु होगा वो सबका द्रव्यमान है, सबका एक वजन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये सोना का, ये हाइड्रोजन का नहीं है, सोना का। तो जितने भी गोल है उसका सबका वजन करेंगे यानी तोलेंगे, तो सबका द्रव्यमान एक होगा, लेकिन ये भी सही नहीं था। तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं जिन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। ये भी समस्थानिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप हर एक बार बोलते होंगे कि सर हर एक बार यही बोल के टाल देते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर। तो जो चीज आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं उसको हम अभी से ही इतना डिटेल में डिस्कस करें तो फिर ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ अभी शॉर्ट में बता देते हैं, आप आगे चल के 100% हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक। तो ये भी हो गया कि तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समझ। देखिए नीचे में हम इमेज के द्वारा आपको समझा देते हैं। अब डिजिटल क्लास चल रहा है तो भाई साहब डिजिटल क्लास ही तो होगा ना। एकदम आसानी से हम अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते तो इतना अच्छा अच्छा इमेज बनाने में बहुत समय लग जाता, शायद ना भी बनता। तो देखिए ये क्या कहा था कि विभिन्न तत्व के परमाणु जो द्रव्यमान वाले होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे देखिए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। देखिए इसमें एक और एक कितना हो गया, दो हो गया, ठीक। यहाँ पे दो और एक कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पे तीन और एक कितना हो गया, चार हो गया। चार हो गया ना। ये सब क्या है कि हाइड्रोजन के ही परमाणु है, तीनों क्या है, हाइड्रोजन के ही परमाणु है। लेकिन वो बोले थे कि एक ही द्रव्यमान है, वजन इसका एक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूटोरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, इससे ये क्या है, हाइड्रोजन के ही परमाणु है। तो यहाँ पे द्रव्यमान अलग अलग हो गया ना। तो ये भी मान्यता इसकी क्या हो गई, गलत हो गई। ये मान्यता थी, तीसरी मान्यता थी। चलिए तो ये भी दो मान्यता तो गलत हो गया। अब आगे देखते हैं। तो बोर्ड साफ कर दिया जाए, बिल्कुल।
हम बीच में आपको एक पेज रोक देंगे, वीडियो नोट का मतलब जो भी पेज है आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे है ये नेक्स्ट नेक्स्ट में तीसरा वाला जो है क्या कहता है कि परमाणु सिद्धांत की यह मान्यता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। हमेशा सही नहीं है, विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं जिन्हें हम लोग समभारी कहते हैं। ठीक है, परमाणु जो होते हैं समान द्रव्यमान वाले होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए क्या कर रहा है कि ये 22 और 18 को हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा 40। ठीक, 21 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो देखिए यहाँ पर ये आर्गन है, ये अलग तत्व हो गया। पोटेशियम है, ये अलग तत्व होगा। ये कैल्शियम है, ये अलग तत्व हो गया। तो डाल्टन साहब ने जो कहा था, कहे थे, सॉरी कहा था नहीं, कहे थे कि जो भी तत्व होगा यानी अलग अलग तत्व होगा तो अलग अलग तत्व का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। अलग अलग तत्व का द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जब इसको देखा गया कुछ परमाणुओं के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ परमाणुओं के लिए तो एक ही जैसे होते थे। जैसे आर्गन का भी 40 होता है द्रव्यमान, पोटेशियम का भी 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है। तो यहाँ पर तीनों का एक जैसा हो गया ना। लेकिन उसने कहा था कि आर्गन का 40 है तो पोटेशियम का 40 नहीं होगा। ठीक, पोटेशियम का 40 है तो कैल्शियम का 40 नहीं, अलग अलग होगा। तो ये भी मान्यता क्या होगी इसकी, गलत होगी। उम्मीद करें आपको सही से समझ में आ रहा होगा, बस आप धैर्य पूर्वक आराम से देखिएगा। अगर मेरी पढ़ाने की स्टाइल कुछ गलत है या फिर मैं ज्यादा स्पीड में बोलता हूँ तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि सर थोड़ा स्लो करके पढ़ाएं। तो मैं आगे वाली क्लास में कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम दूर जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक तो हम लगभग ना समझ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे वैसे कुछ और अच्छा करने का। देखिए आगे है कि चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा यह तीनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। क्या है कि चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा यह तीनों कार्बन परमाणु से बने होते हैं, किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है जिसे डाल्टन परमाणु सिद्धांत समझाने में असफल। यानी ये जो होता है ये सब क्या है कि कार्बन के परमाणुओं से ही बने होते हैं, लेकिन जो डाल्टन साहब थे इसको समझाने में असफल है, यानी वो सही तरह से नहीं समझा पाए। देखिए ग्रेफाइट ये भी कार्बन के परमाणु है, डायमंड यानी हीरा ये भी कार्बन के परमाणु है, एमोर्फस कार्बन ये भी कार्बन है, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो ये सब क्या है कि कार्बन से ही मिलके बने हुए, यानी कार्बन के ही अवरूप है। तो इसको समझाने में अलग अलग संरचना इसकी कैसी है, मतलब कि ग्रेफाइट की संरचना ऐसी है, डायमंड की संरचना ऐसी है, एमोर्फस कार्बन की संरचना ऐसी है। तो इसको समझाने में डाल्टन साहब जो है वो सफल नहीं हो पाए। ठीक, तो ये थी डाल्टन साहब के क्या थे, दोस्त थे। अगर आप इसे नोट करना है तो हम एक बार इसको जूम कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए आपके सामने ये पेज दिख रहा है। इसको आप नोट करें, जहाँ फिगर नहीं नोट करेगा तो भी चलेगा। हाँ कुछ फिगर हो गया, जैसे ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। तो कुछ फिगर जो यानी इमेज वो आप अगर चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं आपके सुविधा के अनुसार। बाद आके आप पॉइंट्स को लिख ही लीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के आप लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है परमाणु यानी एटम। तो परमाणु को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज एटम या फिर परमाणु किसे कहते हैं, या फिर एग्जाम में पूछ दे, तो आप क्या बोलेगा उस समय कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब वो फ्री नहीं रह सकता, हमेशा जो होगा ग्रुप में होगा और हमेशा पदार्थ को बना के रहेगा और एक साथ ही रहेगा, मतलब कि कभी आवारा की तरह नहीं घूमेगा जैसे आप सॉरी आप नहीं, आप अच्छे हैं, बस ये बोल देते हैं, बोलने में क्या, कुछ नहीं, बस बुरा मत मानिएगा। तो आवारा की तरह ये नहीं घूमता। कौन नहीं घूमता, तो परमाणु नहीं घूमता है। तो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ये हो गया परमाणु की परिभाषा। परमाणु तो हम लोग देख ही लिया, जैसे सोना का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा। अब आता है कि बात अब होती है कि परमाणु तो हम समझ गए कि सबसे छोटा कण है। परमाणु कैसा होता है, इसकी आकार कैसी होती है, इसका साइज कैसा होता है, आकार मतलब साइज कैसा होता है, और ये कैसे इसको हम पहचान सकते हैं कि परमाणु है या फिर परमाणु नहीं है, तो वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो ये आप नोट कर लिए परमाणु की परिभाषा। आगे परमाणु की रचना। ठीक, तो देखिए पदार्थ की रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है। पदार्थ की रचनात्मक इकाई क्या होता है, परमाणु। मतलब कोई भी पदार्थ जो है ना, मान लीजिए आप ही, तो आप अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर में जितने जितने भी अंग है वो सभी किन से मिलकर बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। जैसे आप नाखून को देखिए, तो नाखून को भी आप देखिएगा ना,
तो नाखून जो एकदम छोटे 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 कणों से मिलके बने होंगे, यानी बहुत छोटे, तो वही मिलके क्या बनता है, आपका नाखून बनता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे छोटा इकाई को परमाणु, यानी पदार्थ का रचना, यानी पदार्थ को जो बनाता है वो कौन बनाता है, तो परमाणु मिलके बनाता है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए दूसरा। अब आते हैं, बात आता है कि परमाणु का आकार कैसा होता है। ठीक, तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा से छोटा, तिनकी यानी बिचकी, बिचकी समझते हैं ना, गांव घर में कहते हैं बिचकी, मतलब बहुत छोटा। तो देखिए, परमाणु अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलीय कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म एवं गोलीय होते हैं। इसका आकार किस प्रकार से होते हैं, गोलीय होते हैं। जैसे देखिए, बार बार हम सोना के लिए क्या, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सोना एकदम गोल आकार का आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, हम इसको कलर कर दे, ये मेरा रेड वाला जो हम कलर किया परमाणु। अब परमाणु को हम यहाँ पे ले आए थोड़ा और, जो मशीन की तरह इसको हम और बड़ा किए। ठीक, तो जब इससे हम लोग और बड़ा करते हैं तो क्या होगा कि जैसे इसमें चारों ओर से हो गया। तो ये किन से मिलके बने हुए हैं, तो प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन यानी प्लस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ में आ गया। तीसरा, परमाणु की त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। परमाणु की त्रिज्या को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं, नैनोमीटर, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। इससे हम लोग समझते हैं आसानी से, एक किसके द्वारा, इमेज के द्वारा। समझदार हो गए हैं आप काफी। नहीं, समझदार होना भी चाहिए, वैसे आप काफी समझदार हैं। तो परमाणु की त्रिज्या को हम लोग किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में। आप देखिए, आपके सामने कुछ इमेज दिख रहा होगा। ठीक, तो देखिए पहला तरबूज। ठीक है, ये तरबूज कितना सेंटीमीटर का है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर तो समझते ही हैं कितना बड़ा होता है। आपके स्केल पे जो हम लोग मापते हैं, किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर। तो तरबूज जो होता है सेंटीमीटर कितना होगा, 10⁻⁻1, यानी 1/10⁻, 1 बटा कितना हो गया, 10⁻1, मतलब 1 जीरो। ठीक, 10⁻1 मतलब 1 जीरो। ठीक, 10⁻2 मीटर मतलब 1 बटा कितना जीरो, डबल जीरो, 1/00। फिर 10⁻3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। 10⁻3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली, यानी 1 बटा कितना हो गया, 3 जीरो, 1 बटा कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक, तो देखिए तरबूज को हम लोग जब सबसे छोटा कण होगा उसको हम लोग इतना भाग में बांट सकते हैं। ये सिक्का को हम लोग दो भागों में, 10⁻⁻2, यानी एक भाग को हम लोग इतना भागों में काटेंगे, कट 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 काट देंगे। उसी प्रकार देखिए आप, एक मिनट, कुछ नीचे आपको नहीं दिख रहा, उसको हम और सही कर लेते हैं। थोड़ा हम इसको जूम कर लें, इसको हम जूम कर ले ताकि आपको और अच्छा से दिख जाए। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा, पूरा इमेज दिख रहा होगा। ठीक, एक बार बोर्ड भी साफ कर लेते हैं। हाँ, तो तरबूज का देखिए 10⁻⁻1, यानी हम लोग एक तरबूज के भाग को कितना भागों में काटे, एक भाग को हम लोग 10 बार काटे। एक भाग को हम लोग कितना भागों में काटे हैं, 10 भागों में काटे हैं। ठीक, फिर सिक्का को यानी 10⁻2 भागों में काटेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलीमीटर। अब ये हो गया से। अब फिर हम देखिए, एक बिंदु है, कलम का जो एक पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखा, ध्यान से देखिएगा। तो एक पॉइंट, अब एक पॉइंट को हम लोग 3 भागों में काटेंगे ना, मतलब एक पर कितना जीरो, 3 जीरो, तो वो हो जाएगा मिलीमीटर। फिर हो जाएगा माइक्रो, हो जाएगा, फिर हो जाएगा पिको, हो जाएगा, फिर सॉरी, फिर हो जाएगा मिली। अब देखिए माइक्रो, 10⁻7 कितना हो गया, माइक्रो, यानी वायरस जो, जैसे अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो कोरोना वायरस को हमको देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम लोग, क्योंकि नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते। अगर आप ही सोचिए, थोड़ा सोचिए कि अगर कोरोना वायरस दिखता, ठीक, तो हम लोग किसी को बीमारी होता फिर नहीं ना, कि हाँ इसके शरीर पे वायरस चल रहा है, देखो नाक पे चल रहा है, ये हाथ पे चल रहा है, तो आप देख के ही भाग जाते। तो वहां पर क्या होता है कि हवा के द्वारा फैलता है, लेकिन आप वायरस को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं।
वो किस में होते हैं, 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर होते हैं। मतलब कि बाल में अगर हम लोग कोरोना वायरस को चेक करें, तुलना करें, तो एक बाल में करोड़ों कोरोना वायरस समा सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हम कोरोना वायरस या फिर किसी भी प्रकार के वायरस को हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से या फिर किसी अलग मशीन द्वारा ही देख पाते हैं। तो क्या हो जाता है, 10⁻⁻⁶ मीटर हो गया। अब इससे भी छोटा होता है 10⁻⁻⁷, उससे भी छोटा होता है 10⁻⁻8। जैसे सोना को हम लोग और मतलब सोना के पार्टिकल को हम लोग काटेंगे, तो वो सबसे छोटा कण को हम लोग बोलते हैं 10⁻⁸ में। फिर आता है नैनोमीटर्स, 10⁻⁹ फिर क्या आता है, नैनोमीटर्स। 10⁻⁹ नैनोमीटर आ गया ना। तो परमाणु को जो हम लोग देखते हैं वो किस में मापते हैं, तो 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर में मापते हैं 10⁻⁹। अब 10⁻⁹ का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पदार्थ को, यानी एक पदार्थ है उस पर कितना जीरो हो जाएगा, 1/9 जीरो। कितना जीरो, 9 जीरो। 1 बटा कितना जीरो हो जाएगा, 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, अब किसी पदार्थ को कितना इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अब, यानी एक पदार्थ को एक और बार काटेगा। कितना बार, एक और बार काटेगा, तो फिर नैनोमीटर आपको प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार परमाणु इतने छोटे होते हैं। ठीक। अब आपको उम्मीद करते हैं कि परमाणु कितने छोटे होते हैं, सजाए साइज वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब देखिए, सबसे आप क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है कि सबसे छोटे परमाणु किसके होते हैं, तो हाइड्रोजन के सबसे छोटे परमाणु होते हैं। सबसे छोटे परमाणु किसके होते हैं, हाइड्रोजन कहाँ मिलता है हम लोग को, जल के अणु के रूप में या फिर गैस के रूप में। देखिए ये हाइड्रोजन है। ठीक है। इसके हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, एक परमाणु होता है। सबसे छोटा होता है, इसकी आकार होती है 0.1 नैनोमीटर होती है। यानी हाइड्रोजन की एक परमाणु की आकार कितनी होती है, 0.1। सबकी अलग अलग आकार होती है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है। और एक और पॉइंट, इससे आप समझ जाइएगा, इससे किससे, इससे किससे, सुई से। तो देखिए, सुई की नोक में जितनी जगह होती है ना, उसमें लाखों परमाणु उपस्थित रहते हैं। अब सोचिए, आप सुई देखे होंगे कितना छोटा रहता है, यहाँ पे इमेज में आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो इस छोटे से छिद्र में जो होता है ना, वो लाखों परमाणु समा सकते हैं। अब अंदाजा लगाए कितने छोटे होंगे। तो हम क्या नंगी आंखों से देख सकते हैं उसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बीच बीच में बोलते रहिएगा ताकि गार्जियन को लगे कि आप क्लास ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि मूवी देख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया परमाणु का साइज, आकार, संरचना कैसे होती है। अब एक और चीज, अब देखिए परमाणु को हम लोग किसकी सतह से देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी SEC के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप TEC के द्वारा हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, मतलब परमाणु का, हम किसी पदार्थ के परमाणु को देखना है तो उसका अलग मशीन होता है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, तो उसका होता है SEC या फिर TEC, जिसे बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनेलिंग माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन टनलिंग माइक्रोस्कोप, यहाँ पे देखिए आपको ये मशीन दिख रहा होगा, ये मशीन दिख रहा होगा ना। तो इस मशीन की सहायता से हम आप परमाणु को, जैसे सोना का देखना है, सोना के आकार को देखना है, सोना का आकार को इस मशीन में डालेंगे तो इसमें से हमको परमाणु दिख जाएगा। ओह, आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं और ध्यान मत दीजिए, आप इधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए कि ये मशीन की तरह हम लोग किसको चेक कर सकते हैं, तो परमाणु को चेक कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। आगे देखिए, तो ये हो गया मेरा SEC, किस प्रकार का मशीन है ये, SEC मशीन है। आगे देखिए TEC, ये दोनों होशियार को देखिए, पढ़िएगा लिखिएगा तो मौका मिलेगा ऐसा ऐसा मशीन देखने को, नहीं पढ़े तो कहाँ से मिलने वाला है। ये दोनों बुढ़ाओ को देखो क्या कर रहा है, ये परमाणु को चेक कर रहा है इस मशीन के द्वारा। तो ये सब क्या है, SEC। तो समझ में आ गया कि परमाणु के आकार, संरचना या फिर परमाणु किस प्रकार से होता है, परमाणु हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अब आती है परमाणु की विशेषताएं, कि परमाणु के गुण क्या क्या होते हैं। सभी पदार्थ के या सभी तत्व के या फिर किसी वस्तु के गुण और दोष तो होते ही हैं, आपके ही बहुत सारे गुण होंगे। तो परमाणु की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। पहला, किसी तत्व के परमाणु उसके गुणों को प्रदर्शित करता है। उदाहरण, सोडियम के सभी परमाणु क्या होता है, सोडियम के गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे सोडियम को अगर आप चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम को अगर आप परमाणु यानी किसी परमाणु का देखिएगा तो उसके सभी गुण क्या होंगे, समान है। एक परमाणु लीजिए या फिर 100 परमाणु लीजिए या फिर एक, या सबका गुण एक जैसा होने वाला है। ठीक। तो ये हो गया परमाणु की विशेषताएं।
आगे बात करते हैं हम लोग संकेत का। आगे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? देखिए हम लोग देखने वाले हैं संकेत। तो संकेतों को निरूपित करने के लिए हम लोग क्या क्या पता होना चाहिए? देखिए क्या होता है कि पहले जैसे सोना प्राप्त किया, अब हर एक बार सोना को जब तक हम कुछ नाम नहीं देंगे या फिर कोई इशारा नहीं देंगे, किसी डब्बा में रखना है। अब डब्बा में रख दिया, अब हमको पता नहीं है इस डब्बा में क्या है, तो उसके ऊपर या तो हमको सोना लिखना होगा। अब सोना लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, उसके लिए हम शॉर्ट टर्म में कुछ संकेत दे सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो प्राचीन काल से होती आ रही है। यानी संकेत के मतलब कि किसी तत्व के नाम का संक्षिप्त रूप, छोटा से छोटा रूप, जो प्रायः तत्व के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर या फिर उसके साथ कोई दूसरा छोटा अक्षर से मिलाकर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उसे हम लोग संकेत, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या छोटा संकेत यानी एच हो गया। अब इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखने से अच्छा है कि सिर्फ आप एच लिख दीजिए। अब एच लिख दीजिएगा तो समझने वाला आगे समझ जाएगा कि क्या लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन लिखा है। तो तत्वों का जो सांकेतिक निरूपण प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। प्रारंभ में एल्कोमिस्टो ने और बाद में डाल्टन एवं बर्जेलियस ने विशेष प्रकार के चित्रों द्वारा, पहले शुरुआत शुरुआत में क्या होता था कि चित्र द्वारा निरूपण किया, जैसे सोना, तो सोना का नाम तो GOLD गोल्ड होगा। अब इसको निरूपित करने के लिए क्या करता था कि यहाँ पे गोल बना देता था। तो ये अल्केमिस्ट ने क्या किया था, इसको गोल यानी गोल बना दिया। तो गोल बना देने से मतलब कि ये क्या है, सोना है। ये गोल बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, सोना। फिर आते हैं डाल्टन और बर्जेलियस। डाल्टन ने गोल्ड को यानी कुछ इस प्रकार से गोल्ड बनाया, उसमें जी लिख दिया। क्या लिख दिया, जी लिख दिया। तो जी लिख दिया और ऐसे ऐसे डंडी पार दिया, तो इसका मतलब समझ गया कि हाँ ये क्या है, सोना का संकेत है। तो ये शुरू से ही चलती आ रही है। बाद में जो है इसका बहुत लोग जब और धीरे धीरे खोज हुआ, तो बहुत सारे तत्व हो गया। अब सबका मान के चले, अब एक दो है तो एक दो के लिए सही है, ठीक, कि जी से संकेत कर दिए तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हो या फिर आपको याद रहेगा। लेकिन अब 100 हो गया, 150 हो गया, सॉरी 118 तक हो गया है, तो आप 118 के लिए इतना सिंबल कहाँ से लाइएगा, और कौन इतना सिंबल याद रखेगा? तो उसके लिए IUPAC, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस जिस जो तत्वों का क्या करता है, नामकरण करता है, यानी IUPAC नेम। इसको हम लोग तत्वों का नामकरण करता है। तो इसके कुछ शर्त होते हैं, यानी कुछ नियम होता है कि उस नियम के अनुसार आप इसका नाम लिख सकते हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि तत्व के सभी, तो क्या है कि तत्व के संकेत उनके अंग्रेजी या फिर लैटिन, लैटिन जो होते विदेश, तो नाम के प्रथम अक्षर से लिखा जाता है। किस अक्षर से, तो प्रथम अक्षर यानी फर्स्ट लेटर से। पहला जैसे देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, एच है ना। हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, एच। तो इसको हम लोग किसे संकेत कर दिए, एच से। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या इसमें कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन H11 वन होता है एटॉमिक वेट। तो देखिए हीलियम, अब हीलियम में देखिए हाइड्रोजन का भी एच लिख दिए, अब हीलियम का भी एच लिख दिए। तो अब अगर हम दोनों का एच लिख देंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि कौन एच किसका है, कौन एच किसका है, कौन हाइड्रोजन और कौन हीलियम है। तो जब एक ही शब्द का दो, मतलब एक ही तत्व का दो, जब एक ही तत्व का एक दो नाम हो लेकिन उसका जो अक्षर का शुरुआत हो एक ही हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उसके बाद वाले एक अक्षर को ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हो गया एच, ठीक, तो हीलियम का हो गया बड़ा तो ले लिया एच, उसके बाद जो दूसरा अक्षर है क्या है, ई है, तो उसको हम लोग स्मॉल ले लिया। हीलियम हो गया एच ई। लिथियम का हो गया Li, ठीक है। बेरिलियम का हो गया Be। ब्रोन का हो गया बी। कितना सिंपल है ना, सिंपल। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको आप सब लोग नहीं लिखिएगा, ये जो हम 18 से ये बोला ये पूरा नहीं लिखिएगा, ये आपके पेज नंबर में बुक में होगा, पेज नंबर 52 में लगभग होगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। ये आप बहुत ज्यादा है तो इससे आप नोट नहीं करिएगा, नहीं तो आप थक जाइएगा और बोलेगा सर क्या क्या नोट करवाते रहते हैं। तो ये आप छोड़ दीजिएगा। देखिए कितना है, कार्बन का C6, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। तो ये सब क्या है, ये संकेत है। सोडियम का Na। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ थोड़ा हो गया कंफ्यूजन। क्या हो गया कंफ्यूजन कि सोडियम है, तो सोडियम का नाम हमको तो यहाँ होना चाहिए S या फिर SO, यही होना चाहिए ना। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाम लैटिन शब्दों से लिया गया है। अब लैटिन शब्द क्या होता है, तो सोडियम होता है, सोडियम को हम लोग बोलते हैं नेट्रियम, NaTr।
Natrium, तो नाट्रियम। तो नाट्रियम का पहला लेटर क्या हो गया? एन हो गया। दूसरा लेटर क्या हो गया? ए हो गया। तो यहाँ पर नाट्रियम को हम लोग क्या लेते हैं? एन ए लेते हैं। तो कुछ का ये आपको याद करना है, ज्यादा नहीं है, बस 10 या 11 के आसपास है। तो कुछ तत्व को जो नाम होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो लैटिन शब्द से लिए गए हैं। ये भी हम लिख दिए हैं, नीचे में लिख दिया, आप लिख लीजिएगा। बस आप ये पूरा नोट नहीं करें, कितना है तत्वों की संख्या अब तक? 118। देखिए 118 है ना। सिल्वर हो गया, एजी। अब आगे आ जाइए, एजी, ओजी, क्या जी, सुनो जी। ज्यादा पॉइंट पर नहीं जाइए, बस यहाँ समझिए। दूसरा, जब दो या दो से अधिक तत्वों के नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में तत्व के नाम के प्रथम अक्षर और उसके बाद वाले कोई अक्षर को एक साथ मिलाकर तत्व का संकेत लिखा जाता है। जैसे आप उदाहरण लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, ये दो नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन हो गया H11, हीलियम हो गया He2। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या संकेत है? H, और हीलियम का है H। दोनों का नाम एक ही है, तो यहाँ पे हम एक अक्षर द्वारा अलग कर दिया, यानी स्मॉल लेटर इसमें ले लिए हैं। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा भी है क्या? हाँ तीसरा भी है। तीसरा क्या है? कुछ तत्वों के संकेत लैटिन नामों से लिया गया है, यानी लिए जाते हैं। जैसे हो गया सोडियम, तो सोडियम का होता है नेट्रियम, नेट्रियम का हो गया Na। अब गोल्ड, गोल्ड का तो जीओ होना चाहिए या फिर जी, लेकिन यहाँ पे है Au। तो Au जो होता है ऑरम होता है। Au का क्या होता है? ऑरम, जो कि लैटिन शब्द है। मरकरी, Hg है यानी हाइड्राग्राम, यानी Hg हो गया। ये 80 79 क्या है? तो एक परमाणु में, गोल्ड में एक छोटे जगह होता है, उसमें कितने परमाणु होते हैं? 79 परमाणु होते हैं। चलिए ये समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं आगे संकेत के महत्व के बारे में। ठीक, संकेत के महत्व क्या होते हैं? तो संकेत के महत्व, संकेत एक या दो अक्षर मात्र से एक तत्व विशेष का निरूपण करता है। यानी एक शब्द जैसे एच लिख दिए, तो एच लिख दिया, तो इसका विशेष क्या हो गया? विशेषता क्या हो गया कि एच से मतलब हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। संकेत तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। संकेत तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु भार, प्रजाति में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तथा उस पर उपस्थित आवेश को भी सूचित करता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, परमाणु संख्या, परमाणु भार क्या है, सब निकालना सिखाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन H11, सिंबल हो गया H, परमाणु संख्या हो गया 1, परमाणु भार हो गया 1। इसको याद करने का तरीका है, हाइड्रोजन H11, हीलियम He24, लिथियम Li37, बेरिलियम B49। तो परमाणु मेरा टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अणु के बारे में। अगले क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अणु। और जो शेष बचे हैं तो वो देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और जिसे जरूरत हो तो उसे तो भेज दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जय हिंद।